मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक सा डिस्कस किया था। मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हुई थी। अभी एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हो तो क्या कंडीशंस उनके लिए होती हैं। तो दो मैट्रिक्स आपस में सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए और हर एक एलिमेंट्री भी एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। जैसे अगर हमने एक मैट्रिक्स ये लिखी 2 4 5 7, तो ये वाली सिर्फ इसी के ही इक्वल हो सकती है। अगर आप इन एलिमेंट को कुछ इंटरचेंज वगैरह करोगे या अदला बदली करोगे तो इक्वल नहीं कहलाती है। मतलब ये मान लो कि जो एलिमेंट जहाँ पर रखा हुआ है दूसरे में भी वो वहीं पर रखा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट सेम हो तो मैट्रिक्स सेम हो जाएगी, नहीं, एलिमेंट के जो प्लेसेस हैं वो भी सेम होने चाहिए। अगर कोई यहाँ पर A12 है तो वो वहाँ पर भी A12 होना चाहिए, कोई यहाँ पर A21 है तो वहाँ भी A21 होना चाहिए। ये वाली कंडीशन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आपसे ऐसे तो कहेगा नहीं कि इनको चेक कर दो ये इक्वल है, तो ये इक्वल तो सबको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 7 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इस तरीके से दो मैट्रिक्स इक्वल रखी हुई है और यहाँ से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस स्थिति में कंपैरिजन चलता है। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी हो तो आप कंपैरिजन करोगे दोनों का और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपैरिजन करोगे। जैसे x प्लस वाई, यहाँ A11 है तो यहाँ A11 पर 6 रखा हुआ है तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। ऐसे आपने एक इक्वेशन जनरेट कर ली। फिर दूसरी पोजीशन पर यहीं 2 रखा है, वहाँ भी 2 है, तो उससे तो कोई इक्वेशन बननी नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाओ, A21 में 5 प्लस जेड लिखा हुआ है और वहाँ पर 5 आया। A21 पोजीशन पर 5 है तो कंपैरिजन कराई, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल हुआ। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जेड की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो जेड की वैल्यू मिल गई हमें 0। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई इक्वेशन तो बनी नहीं, जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो इसको कंपैरिजन किया एक्स वाई और वहां पर है 8, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन बना ली। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सोल्व करनी आपको आती होगी। दो इक्वेशन को सोल्व करने का एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो कि वहाँ इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से आप y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू निकाली और पुट कर दोगे सेकंड में। y की वैल्यू यहाँ सेकंड में रखोगे तो x इंटू वाई की जगह 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये बन जाएगी आपकी 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इस एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव बनाने के लिए सब कुछ उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, आपको मिल जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में सीखते हैं सोल्व करना क्वाड्रेटिक, कि 8 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस कर दें तो 6 हो जाए। तो 4 टू 8 होगा और 4 और 2 6 होते हैं। तो फैक्टर करने पर फाइनली जब आप फैक्टर कर लोगे ये मिलेगा आपको। तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल टू 4 और जी x इक्वल टू 2। x की इस तरीके से आपको दो वैल्यू मिलेंगी। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी चेंज होगी। अब आप आंसर कैसे लिखोगे कि इफ x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू, अगर x की वैल्यू आप 4 रखोगे, यहाँ x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो देयरफॉर फाइनली सॉल्यूशन कितना मिला हमें, सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन हमें दो मिले इसके। एक तो ये है कि x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू या तो ये लिखोगे सॉल्यूशन में, या फिर आप ये लिखोगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4
जेड इक्वल टू 0, जेड तो दोनों में सेम रहेगा, बस एक्स की 4 है तो वाई की 2 होगी, एक्स की 2 है तो वाई की वैल्यू 4 होगी। इस तरीके से इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आमने सामने आपकी दो मैट्रिक्स रखी होंगी, बस उनकी कंपेरिजन कराओगे, वहाँ से आपको कुछ इक्वेशन मिलेंगी, फिर उन इक्वेशन को सोल्व कर देना है। सोल्व करके आपको एक्स वाई जेड वगैरह जो भी वैल्यू पूछी गई वे सारी वैल्यू मिल जाएंगी। और 12th के बच्चे को इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए बेसिकली, जिसने 12th में मैथ डिसाइड किया है। इक्वेशन सोल्व करने के वैसे तो एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, कई सारे मेथड होते हैं, बट आप सब्सटीट्यूशन को प्रीफरेंस दोगे, वो हर टाइप की इक्वेशन सोल्व कर देता है। तो इसके ऊपर जो बुक में आपके दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9, ये क्वेश्चन इसी के ऊपर दे रखे हैं आपको। इसके बाद जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा कितनी मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल होंगी 3 × 3 की ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिनका हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो। क्वेश्चन समझिए, ये कहा है कि हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो, मतलब कुछ इस टाइप की। कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स कि ऑर्डर 3 × 3 हो, 3 रो 3 कॉलम हो, और एलिमेंट 0 और 1 के अलावा और कुछ ना हो, कहीं 0 आ जाए, कहीं 1 आ जाए, या सारे 0 आ जाए या सारे 1 आ जाए, लेकिन इनके अलावा ना कुछ भी आए। तो इस टाइप की ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली ये परमुटेशन जो आप 11th में पढ़ते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, वहाँ से लिंक कर जाता है थोड़ा सा, बट ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परमुटेशन का नाम सुनते ही बच्चों को थोड़ा डर लगने लगता है, परमुटेशन डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं करूँगा मैं उसका कुछ भी, आप देखते जाना, समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे वहाँ पर परमुटेशन में आप पढ़ते हैं कि जितने भी प्लेस हमें फिलअप करने होते हैं उन सब के लिए हम अलग अलग नंबर ऑफ चॉइसेस देखते हैं कि किसी प्लेस को फिल करने के लिए जितनी हमारे पास चॉइसेस होती हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 × 3 इसका ऑर्डर दे रखा है, मतलब उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, यानी टोटल 9 एलिमेंट हमें फिल करने होंगे, टोटल 9 प्लेसेस ये हमने बना लिए। और हर एक के लिए उसने कह रखा है सिर्फ 2 ही एंट्री पॉसिबल है, या तो 0 लिखा जाएगा यहाँ पर या 1। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है कि या तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे या 1, 2 चॉइस है हमारे पास सिर्फ। इस प्लेस को फिल करने के लिए भी हमारे पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, या तो 0 लिखेंगे या 1, इसके लिए भी सिर्फ 2 चॉइस हैं। तो हर एक प्लेस को हम 2 प्रकार से फिल कर सकते हैं। अब जितनी भी नंबर ऑफ चॉइसेज होती हैं किन्हीं प्लेस को फिल करने के लिए, उन सब की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो सारे प्लेसेस फिल करने के लिए 2 चॉइस है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी आपकी, बराबर क्या करेंगे आप, ये सारी 2 × 2 कितने प्लेसेस फिल कर देंगे, टोटल 9। तो 2 की आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की जैसे ही 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 9 मिलेगा। 2 की पावर 9 का मीनिंग होता है 512। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी 512। तो मैं इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होगा 2 की पावर 9 बनाना, मतलब नंबर ऑफ चॉइस, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, और इसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन में जैसे उसने कह दिया कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया, सपोज आपको ऑर्डर दे दिया 2 × 3, और ये कह दिया कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट या तो 0 होगा या 4 होगा या 7 होगा। तो अब आप देख सकते हो कि टोटल 3 एलिमेंट पॉसिबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गए यहाँ पर, ऑर्डर 2 × 3 है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। और जो डिजिट्स हैं, जो अवेलेबल डिजिट हैं, अवेलेबल डिजिट्स
वो होंगी 047। अवेलेबल डिजिट्स टोटल 3 हो गई यहाँ पर, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे 3 और पावर में जो इसका ऑर्डर आया उनकी मल्टीप्लाई करा दो, 3 की पावर 6 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे करके देखना, 1 नंबर के लिए बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करके देखना 3.1। कोई प्रॉब्लम आई तो बता देना।